हम देख रहे हैं कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, जहां पर Q वो चार्ज है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो और R वो डिस्टेंस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। मान लो ये है Q चार्ज, इससे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही होगा। ये जो Q चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इसी तरीके से फाइंड होता है। लेकिन जब पॉइंट चार्ज नहीं दिया हुआ हो, कोई चार्ज सिमेट्री दी हुई है जैसे कि ये कोई वायर है, तब कैसे फाइंड करेंगे? तब हमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, गॉस लॉ। अब आप समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक वायर था आपके पास, इसको आप वायर कंसीडर कर सकते हो। एक वायर है, इसके ऊपर आपने बहुत सारा चार्ज दे दिया, तो वो वायर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता चला गया इसकी लेंथ के अलोंग। मतलब यहां पूरा चार्ज होगा, फिर इसको मैं घुमा दूं यहां पूरा चार्ज होगा, फिर इसको मैं घुमा दूं यहां पूरा चार्ज होगा। मतलब इस पूरे वायर में लेंथ वाइज चार्ज ही चार्ज होगा, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लेते हुए। यहां जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कुछ इसी तरीके से बनाया है कि एक वायर है और इस पे मैंने चार्ज दे दिया बहुत सारा। अब ये दिख भले ऐसा रहा है कि चार्ज इस वायर के लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, मैं सामने वाला चार्ज नहीं दिखा पा रहा आपको, सामने भी चार्ज है जो आपको दिख नहीं रहा, इस वायर के पीछे भी जो चार्ज है वो आपको दिख नहीं पा रहा, जबकि वो है, सब तरफ वैसा चार्ज है। अब जब हम गॉस लॉ लगाएंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो आपको वो इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए गॉस लॉ वाली, की काम कैसे करती है। उसको मैं एक बार लिख के बताता हूं आपको। मतलब जिस इक्वेशन को हम यूज करेंगे वो इक्वेशन होगी क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन की मदद से करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट डी एस का मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालने वाले हैं उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ds, मतलब सरफेस एरिया के अलाउंग। सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया? जो गाउसियन सरफेस ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया। गाउसियन सरफेस जो हम लेंगे वो हमारे ऊपर है कि हम कैसी लेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस ले। सिमेट्रिकल मतलब किसके सिमेट्रिकल, किस चीज के सिमेट्रिकल? तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्रिकल हमें लेनी पड़ेगी। यहां तक हमें क्लियर हुआ कि अगर आपको गाउसियन सरफेस लेनी है और सिमेट्रिकल लेनी है ड्यू टू इजी कैलकुलेशन, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना पड़ेगा। यहां पर आप बोलोगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपको पता ही है तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि वो कैसी होगी, उस तरीके से हम नेचर जानेंगे। देन वो जो गाउसियन सरफेस लेंगे वो किस तरीके से इसको कवर करेगी, तो कितना चार्ज अंदर आएगा। तो मतलब इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी पता होता है, 8.85 वैल्यू जो इसकी होती है, और यहां पर क्यू इन आपको पता होना चाहिए जो आपने सरफेस ली। सरफेस कैसी लोगे उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाजा होना चाहिए और उसी सरफेस का सरफेस एरिया आपको लेना है। तो इस इक्वेशन में एक चीज तो ऑलरेडी पता होती है, दूसरी चीज पता लग जाती है इसके थ्रू, और ये पता लगता है इसके थ्रू। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उसके लिए क्या किया जाता है, हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं जिस सरफेस से, जिस पॉइंट चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये एक वायर है, मान लो इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये हो गई r डिस्टेंस। इस r डिस्टेंस पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहां पर आप लेके आए एक पॉइंट चार्ज q को, पॉजिटिव चार्ज को लेके आए। पॉजिटिव चार्ज को जब लेके आया तो यहां वाला पॉजिटिव जो है, ये वाला पॉजिटिव इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये सबको पता है। नीचे वाला जो पॉजिटिव है ये इसको टेढ़ा ऐसे धक्का मारेगा इधर। जस्ट इसके ऊपर वाला पॉजिटिव जो इसके जैसा ही है, बस अपोजिट जाके वो ऐसे धक्का मारेगा। नीचे वाला पॉजिटिव ऐसे टेढ़ा मारेगा धक्का, तो इससे एक स्टेप ऊपर वाला पॉजिटिव वो ऐसे टेढ़ा धक्का मारेगा। ये थर्ड वाला पॉजिटिव भी ऐसे धक्का मारेगा, तो ऐसे थर्ड वाला ऊपर वाला पॉजिटिव भी ऐसे धक्का मारेगा। ये आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे चल रहा है सारा सिस्टम। मतलब इनके एंगल चेंज होते जा रहे हैं। जैसे ये पहली बार जो मारा था धक्का इसने, इस पॉजिटिव वाले ने नीचे करा और इस पॉजिटिव वाले ने ऊपर करा, मान लो थीटा एंगल पे करा, तो नीचे वाला भी कितना पे करेगा, थीटा एंगल पे धक्का मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस मेजरिंग पॉइंट से जितना ऊपर ये पॉजिटिव है उस मेजरिंग पॉइंट से उतना ही नीचे ये पॉजिटिव है। तो ये ऊपर वाला जितना एंगल पे धक्का मारेगा नीचे वाला उतना ही एंगल पे ऊपर धक्का मार देगा। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो इसका थोड़ा सा रेफरेंस देता हूं। ये वाला जो है मेन इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले पॉजिटिव की तरफ से, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे वाले पॉजिटिव की तरफ से, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले पॉजिटिव की तरफ से, दोनों एंगल थीटा।
अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमें टफ नहीं करनी, तो हम इसको रेजोल्यूट करेंगे। रेजोल्यूट कैसे करेंगे? थीटा के पास वाला cos थीटा और थीटा से दूर वाला sin थीटा। तो मतलब इस e को इधर रेजोल्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा e cos थीटा, और इस ऊपर वाले e को इधर रेजोल्यूट कर दूं तो हो जाएगा e cos थीटा। नीचे वाला हो जाएगा इधर वाला e sin थीटा, और ये हो जाएगा e sin थीटा। ओके, तो मतलब आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना टेढ़े वाले, तो इसका ई साइन थीटा और ई साइन थीटा भी तो सेम होगा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में सेम, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा जुड़ गया। उसके बाद इन दोनों का तो काम हो गया, अब ऊपर वाले की तरफ पहुंचे। इन दोनों ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, हो सकता है इनके लिए थीटा 1 ऊपर बने, थीटा 2 नीचे बने, देन अगेन ई साइन थीटा 1 इक्वल्स टू ई साइन थीटा 2, फिर से साइन थीटा कैंसिल कर दे और कॉस थीटा बचे। तो आप समझ पा रहे हो, सबके लिए, हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो कि मेजरिंग पॉइंट से ऊपर है, उसके लिए नीचे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है उतने ही अमाउंट का, उतने ही डिस्टेंस पर। इसका मतलब हमेशा ऊपर वाला जो ई साइन थीटा बनेगा वो नीचे वाले ई साइन थीटा को कैंसिल करता रहेगा। तो इसका मतलब इस वायर के पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर आप किसी पॉइंट चार्ज को इसके पास लेके आओगे तो वो पॉइंट चार्ज ना तो ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना टेढ़ा जाएगा, वो जाएगा सीधा सामने। यहां पॉइंट चार्ज लाके रखो वो भी सीधा सामने जाएगा, यहां पॉइंट चार्ज लाके रखो वो भी सीधा जाएगा। आप बोलोगे यहां रख दूं तो वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वो तो मैंने बना दिया। ये वायर इतना लंबा है कि आप जितना जाते जाओगे खत्म नहीं होगा, हमेशा ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहेगा। तो एक चीज समझो कि जब भी आप पॉइंट चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे सामने की तरफ ही लगने वाला है हमेशा, क्योंकि वो मूव कैसा कर रहा है सामने की तरफ, सिर्फ कॉस थीटा बचा हुआ है। यानी कि इसकी वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, सीधा ऐसे, इस तरीके से। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? फिर इधर ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, साइड व्यू देख रहे हैं हम। तो ये तो 2D मैंने बनाया है। मैंने क्या बोला था आपको? चार्ज सामने भी, चार्ज पीछे भी है। मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये वायर है, ऊपर से देख रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे। मतलब टेढ़ी भी जा रही है, इससे टेढ़ी भी जा रही होगी ऐसे, इससे इधर भी जा रही होगी, इससे ऐसे भी जा रही होगी, सब तरफ जा रही है ऐसे, पूरी घूम रही है। मतलब समझो आप कि एक पॉइंट चार्ज से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक पॉइंट चार्ज से कैसा होता है? स्फेरिकल, मतलब रेडियली आउटवर्ड होता है, स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है। ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2D नहीं होगा, सब तरफ होगा। जैसे कि वो रोड के किनारे एक पौधा होता है धतूरा, शंकर भगवान को जो चढ़ाया जाता है, उसमें से, या एक बॉल है आपके पास, उसमें बहुत सारी आपने ऑल पिन्स डाल दी तो कैसे बाहर की तरफ आ रही है, वैसा सा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसको 2D में काउंट कर लो। मतलब जैसा मैंने बनाया हुआ है एग्जैक्टली इसको ऐसा ही समझ लो कि हाँ ये 2D में है, बस इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डिस्क की तरह है, डिस्क की तरह इसको समझ लो। और इस डिस्क को ऐसे उठाया और इस डिस्क को ऐसे जमाना चालू कर दो, बहुत सारी डिस्क ऐसे जमती चली जाएंगी, तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, फिर उसके नीचे वाले की वजह से ऐसा, फिर नीचे वाले की वजह से ऐसा होता जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव आपस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजेंगे नहीं ना, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता जाएगा। और मैं अगर आपको रेफरेंस दूं तो कैसा हो जाएगा? वो जो कंघा आता है गोल वाला, एक बीच में डंडा और गोल वाला कंघा, उसमें सब तरफ कैसी ऐसे जो उसके बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। तो हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल तो होगा, लेकिन कैसा होगा? इस तरीके से, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नीचे वाले की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करना है सिमेट्री के साथ। तो किस तरीके से कवर करें? सिमेट्री का मतलब ये समझो कि जब ये ई डॉट ds खुलता है ना, तो ये बनता है ई ds cos थीटा की फॉर्म में। सिमेट्री हम इसीलिए चाह रहे हैं ताकि ये जो थीटा है ना, या तो ये बन जाए 0 डिग्री ताकि cos 0 हो जाए 1, या ये बन जाए 90 डिग्री ताकि cos 90 हो जाए 0। बीच में कुछ ज्यादा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। तो हमें इसको कवर करना है, तो किस तरीके से इसको कवर करें कि, मतलब गॉसियन सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, किस तरह की गॉसियन सरफेस में कवर करें इसको कि सिमेट्री बने। तो हमने देखा, जैसे ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। अगर मैं इसको एक स्क्वायर में कवर कर दूंगा, स्क्वायर में तो कवर नहीं कर सकता, वो तो 2D हो जाएगा। एक क्यूब में कवर करा मान लो, जैसे इसको मैं क्यूब में कवर करूंगा यहां पर, तो ऊपर से वो क्यूब कैसा दिखेगा? ऐसा। साइड से तो ऐसा दिखेगा नीचे आता हुआ, साइड से तो ये आ रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। लेकिन ऊपर से तो ऐसे दिखेगा। अब यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, अपने का काम हो गया।
यहां पर भी काम हो गया, यहां पर भी काम हो गया, यहां पर भी हो गया, लेकिन यहां देखो और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी उनमें उनमें क्या एंगल बनेगा। तो हमने सोचा कि क्या करें, ये तो एंगल वेरिएबल हो रहा है। फिर हमने देखा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है ना, दिक्कत थोड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसके ऊपर एक सर्कल जैसा बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है, सब तरफ एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर, इधर भी 0 डिग्री, सब जगह 0 डिग्री बनेगा। मतलब ऐसी कोई सरफेस जो ऊपर से तो सर्कल जैसी दिखे और नीचे से लंबी हो, वो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। इसलिए इसकी जो सरफेस होती है क्या होती है, वो एक सिलेंडर होती है। आप देखो यहां पर सब तरफ इधर इस डायरेक्शन में डीएस वेक्टर ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। इस पूरी सरफेस के लिए जो थीटा है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। यहां देखो ये है इसकी सरफेस परपेंडिकुलर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, डीएस वेक्टर, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां नीचे देखो ये इसका एरिया डीएस वेक्टर ऐसे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगेन थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों के लिए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और बीच वाली जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए थीटा कितना हो गया, 0। तो मैं इनके नामकरण संस्कार कर देता हूं। ये होगी सरफेस 1, ऊपर वाली जो फ्लैट सरफेस है जो कर्व्ड नहीं है। फिर कर्व सरफेस को S2 बोल दिया और नीचे वाली फ्लैट सरफेस को बोल दिया S3। तो जब किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D सरफेस के लिए आप ये E डॉट ds लगाओगे तो ये ओपन होता है ढंग से, और ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस लिया हो क्या है, एक सिलेंडर लिया है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपको जब बनाना है तो ये वायर बिल्कुल इसके बीच में होगा, बिल्कुल इसको बीच में बनाओगे, इस तरीके से होगा कि ये रहा सिलेंडर और ये इसके बीच में से, बिल्कुल बीच में से जा रहा है वायर, इस तरीके से आपको लेना है। क्योंकि जो r डिस्टेंस ली गई है वो सब तरफ से सेम है। यहाँ ऐसा लग रहा है r डिस्टेंस इधर ज्यादा है इधर कम है, ऐसा आपको नहीं लेना, बिल्कुल बीच में बनाना है। तो पहले मैं इसको LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ क्लोज लूप EDS E डॉट ds, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर सरफेस 1 प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर सरफेस 2 प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर सरफेस 3। अब आप देखो सरफेस 1 ऊपर, इसके लिए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। सरफेस 3 सबसे नीचे वाली, इसके लिए भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। इसके लिए थीटा 0 डिग्री, तो ये तो गया, ये भी गया। सिर्फ क्या बचा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू E ds cos 0 डिग्री क्लोज लूप इंटीग्रेशन। cos 0 डिग्री होता है 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहां पे हो गया क्लोज लूप इंटीग्रेशन E ds। अब आप देखो इस वायर से r डिस्टेंस पर सब तरफ, इस वायर से r डिस्टेंस पर सब तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर, अंदर हो गया क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है पूरा का पूरा एरिया। कौन सा एरिया, ये साइड वाली सरफेस का S2 का एरिया, मतलब पूरा कर्व्ड एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r, जैसे ये r है और इसकी मान लो सिलेंडर की जो लेंथ है वो l ली है, तो हो गया 2 पाई r l, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, लेंथ l है तो ये रही l। अब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व कर रहे हैं। जो ये वायर है इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है सब तरफ, वो चार्ज किस तरीके से है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है, मतलब लैम्डा की फॉर्म में है, और लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यहां पर अगर आपको अंदर की लेंथ पता करनी, मान लो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इसका था कैपिटल Q और टोटल लेंथ है इसकी L, ऐसा मान लो। तो आपको अगर चाहिए कि मेरे को इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का चार्ज चाहिए, Q इनसाइड चाहिए, Q इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, दिस सरफेस की लेंथ, यही तो चाहिए आपको, लैम्डा इनटू L। जितनी चार्ज डेंसिटी है, ऐसा समझो कि मान लो कि रोड लाइट होती है, हर 5 मीटर पे एक रोड लाइट है, तो 10 मीटर पे कितनी होगी, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय दिस, 10 होगी। मतलब जैसे हर 5 मीटर पर ये लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा कुछ है। मान लो हर 5 मीटर पर 3 स्ट्रीट लाइट है, तो 10 मीटर पर कितनी होगी, ये 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पे कितनी होगी, 6। आपने क्या किया, दुगना कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करते चले। वैसा ही तो होगा यहाँ पर भी कि क्यू इन आपको निकालना है, तो अगर लेंथ वाइज निकालना है तो चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 3 हो गई। दोनों की वैल्यू आपने इसमें डाल दी, मतलब क्लोज लूप इंटीग्रेशन की जगह ये डाला तो ये आ गया E इंटू 2 पाई r l इक्वल्स टू क्यू इन की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाला, L से L गया, क्या बचेगा, इसको मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, यहां लिखते हैं इसको हम, ये नीचे चला जाएगा इधर, E इक्वल्स टू
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बचा। अब क्या करा जाता है, ऐसा फॉर्मूला कम देखने को मिलता है कई बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या किया जाता है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बनेगा E इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि E इज इक्वल टू हो गया 2 के लैम्डा बाय आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के लिख देते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला हुआ, अच्छे से इसको याद रखना है, 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। 2 तो 2 है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी जो दी होगी, और आर वो डिस्टेंस है जहां पर इस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूं तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, और ये हो गया आर कैप, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर, और यहां पर आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मोड आर, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, इसको मिटा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ पूछा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ पूछा जाएगा, तो आपको पता लग ही रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा E और R का वो ऐसा बन जाएगा हाइपरबोला। तो आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो काफी स्पीड से हुआ है, वैसे ऑनलाइन में कुछ इस तरीके से ही समझ में आ पाता है, क्लास में कुछ अलग तरीके से समझ में आता है। स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है सोचने का, इतना लंबा मैं वीडियो बना नहीं सकता। जिनको भी ऑफलाइन स्टडी करनी है, शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल है महावीर नगर में, उसके पास ये कोचिंग चलती है, कोटा फिजिक्स कोटा केमिस्ट्री नाम से, तो आप जरूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गर्मी बहुत तेज हो रही है, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।